हेलो एवरीवन, वेलकम टू एब स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज जो मार्च से जून के बीच में करंट अफेयर रहा है उसके बेस के ऊपर हम आज यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ग्लोबल सिटीज रैंकिंग रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन PM 2.5 डेटा रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस। सेकेंड स्टेटमेंट है, एज पर द रिपोर्ट दिल्लीज एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड बाय नियरली 15% फ्रॉम 2019 टू 2020 बट स्टिल इट इज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, ये दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो ग्लोबल सिटीज़ रैंकिंग रिपोर्ट होती है, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में ही ये सिटीज़ की रैंकिंग आती है, ये PM 2 डेटा के बेस के ऊपर होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको ग्रीन पीस रिलीज़ नहीं करता है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय ए स्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, जो इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि दिल्लीज एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड बाय नियरली 15%। सो ये बिल्कुल सही बात है, 15% से इंक्रीज हुई है 2019 से 2020 तक। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली दुनिया की 10th सबसे पोल्यूटेड सिटी है, और लेकिन ये सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है इन द वर्ल्ड। सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है, सिटी नहीं है। सिटी के मामले में 10th नंबर पे है, पोल्यूटेड कैपिटल्स के मामले में फर्स्ट पे है। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। गाजियाबाद जो इंडिया की ही एक सिटी है, वो सेकंड नंबर पे आती है, और इसके जो सबसे पहले आएगी वो आएगा जिंगजियांग, चाइना का। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के नेचुरल कॉजेज कौन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, लाइटनिंग, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन चारों में से कौन से नेचुरल कॉजेज होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, A एंड B ओनली। तो ये क्वेश्चन आपसे क्यों यहाँ पर पूछा गया है? क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर के केसेस देखने को मिलते हैं वो उड़ीसा में देखने को मिल रहे हैं। सेकंड नंबर पे तेलंगाना आएगा, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि नेचुरल कॉजेज क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट फायर के। सो नेचुरल कॉजेज में हम देखें तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइटनिंग, लो ह्यूमिडिटी, ये इस तरह के कुछ रीजंस होते हैं जो फॉरेस्ट फायर का कारण बनते हैं। और बाकी ह्यूमन कॉजेज में बताया गया फ्लेम, सिगरेट जो है वो जला के फेंक देना, इलेक्ट्रिक स्पार्क, राइजिंग ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन, जो ग्रेजिंग है उसकी जो डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से भी जो है वो फायर के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये सारे जो हैं वो ह्यूमन कॉजेज हैं, इसलिए C एंड D आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये ह्यूमन कॉजेज हैं, लेकिन लाइटनिंग एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नेचुरल कॉजेज हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A एंड B ओनली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 कवर अ टोटल ऑफ डैश डिसिप्लिन। तो कितने टोटल डिसिप्लिन कवर होते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये आपको यहाँ पर बताना है। 2021 की जो रैंकिंग है इसमें कितने कवर हुए हैं, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं 51, 35, 68 या फिर 91। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 51। सो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स जो 2021 में आई थी उसमें टोटल 51 डिसिप्लिन्स जो हैं वो कवर होते हैं। ये 51 डिसिप्लिन्स को ग्रुप किया गया है टोटल 5 सब्जेक्ट्स एरियाज में, जिसमें है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। सो इन 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स में 51 डिसिप्लिन्स को यहाँ पर कवर किया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 51। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 44। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 बताता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कंट्री में लागू हो।
ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी सिविल मामले होते हैं उनके बारे में जो भी जैसे कि जो भी कानून होते हैं, जैसे कि शादी का मामला है, तलाक का मामला है, गार्जियनशिप है, सक्सेशन है, तो ये सारे जो मामले होते हैं ये सिविल मामले होते हैं। इसी तरह से कुछ क्रिमिनल मामले होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, मारपीट करना, ये सारे क्रिमिनल मामले होते हैं। ठीक है, तो जो सिविल मामले हैं उनमें कंट्री में एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, यानी कि जो लॉज हैं वो सभी के ऊपर एक जैसे लागू होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। ठीक है, जैसे शादी जो होती है, जैसे हिंदुओं में जो शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में रजिस्टर होगी, मुस्लिम्स में जो शादी होगी उनके पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर होती है। तो इस तरह से जो लॉज हैं सिविल मामलों में वो धर्मों के हिसाब से चलते हैं। तो आर्टिकल 44 कहता है कि गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कंट्री में आए। जैसे कि हमारी कंट्री में क्रिमिनल मामलों में यूनिफॉर्म कोड है, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। कोई मर्डर करेगा किसी भी धर्म का है 302 सब पे लगेगी। ठीक है, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबड़े जी, इन्होंने कहा था कि जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उसके बारे में एकेडमिक टॉक्स होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को उसको स्टडी करना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा से जानना चाहिए। क्योंकि गोवा हमारे देश में इकलौती स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पूरी कंट्री में नहीं है लेकिन गोवा में है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर टॉक्स होनी चाहिए और उसको स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात बहुत बार आती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया। क्वेश्चन आपको स्टैटिक इन नेचर लग रहा होगा, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ये न्यूज़ में था, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड यहाँ पर करा था। और काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये भी बदल गए हैं, याद रखना, अभी NV रमन्ना है। ठीक है, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म 2021 को ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म हुआ था, इसको किन ऑर्गेनाइजेशंस ने को ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विफ्ट या फिर UNDP। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपके पास, इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशन थी जो को ऑर्गेनाइजर्स में शामिल थी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म 2021 के लिए। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड E, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके साथ यूनेस्को, स्विफ्ट नहीं होगा, एंड UNDP। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म भी नहीं होगा, तो C एंड D नहीं होगा, A, B एंड E हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके साथ ही UNCTAD भी इसमें शामिल है। जो ये समिट होता है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म, ये ICT डेवलपमेंट कम्युनिटी का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है, जिसमें ICT से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मल्टी स्टेक होल्डर इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटी। तो इन सभी इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following international agreement have an objective to ensure fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity। So कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो बायोडाइवर्सिटी में हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट के बारे में बात करता है, उसके लिए बनाया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन है UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, सो जो नगोया प्रोटोकॉल है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो ब्राज़ील है वो 130th कंट्री बन गई है जिसने रेटिफाई किया है नगोया प्रोटोकॉल को। नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको 29 अक्टूबर 2010 को अडॉप्ट कर लिया गया था जापान में ही है नगोया। ठीक है, और ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है, और ये बात करता है कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके जो बेनिफिट्स जो हमें जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलते हैं उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए अमंग द कंट्रीज। ठीक है, ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है हम उसका कंजर्वेशन कर सकें और उसका सस्टेनेबल यूज़ हो सके। ये फोर्स में आ गया था 12 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन रिलीज करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? ऑप्शन हैं आपके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP, नेक्स्ट है ग्रीन पीस,
ग्रीन पीस के बाद है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करती है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं, उनके बारे में ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 5 की इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज, ओशियंस, सी लेवल राइज, द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इनके बारे में बात करती है। और ये जो भी यहाँ पर इंडिकेटर्स 5 यूज़ किए गए हैं, इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। इरिवर्सिबल है, इनको फिर हम ठीक नहीं कर सकते। सी लेवल राइज अगर एक बार बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम उसको ज़्यादा ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन यहाँ पर जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उनकी बात ये रिपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी इवेंट वेयर 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हैव फॉलन इन अ स्पैन ऑफ एन आवर ओवर अ रीजन दैट इज 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एरिया। कौन सा नेचुरल इवेंट होता है जिसमें 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ थोड़े से ही समय में? सुनामी, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, इंडियन जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि आईएमडी, उन्होंने डिफाइन किया है क्लाउड बर्स्ट को एक ऐसा इवेंट जिसमें 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर एक रीजन में, एक 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। रिसेंटली हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले थे उत्तराखंड में भी, इसलिए ये न्यूज़ में था। और क्लाउड बर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट होता है, एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है एक छोटे से एरिया में, उसे हम क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में नोडल एजेंसी होती है क्लाउड बर्स्ट के लिए। जो भी रिलीफ वगैरह का काम करना होता है, जो भी मॉनिटरिंग का काम होता है, वो एनडीएम में करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्थक, ए न्यू ऐप डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इज एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। सार्थक स्टैंड्स फॉर, तो एक ऐप लॉन्च करी गई थी सार्थक, आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एंड रिसर्च होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी रिसर्च। एंड फोर्थ इज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट थ्रू क्वालिटी रिसर्च। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? So right answer of this question is option number 1, students and teachers holistic advancement through quality education. So सार्थक ये एक ऐप है जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इसका पर्पस है कि जो भी नेशनल और ग्लोबल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अभी और फ्यूचर में करने वाले हैं एजुकेशन में, उनको हम मीट कर सकें और 21st सेंचुरी में जो स्किल्स की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को, अलॉन्ग विद द इंडियाज ट्रेडिशन, कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। सो इस इंडेक्स में क्या भारत का रैंक आया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 56, 74, 49 या फिर 38। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंडिया का जो रैंक है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में, ये 49th है। ठीक है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है ये एनुअल इंडेक्स है जो रिलीज़ किया जाता है। ये पर्टिकुलर इंडेक्स को गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स ने ही बनाया है। गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए जो कैपेबिलिटीज़ को जो है वो मेज़र करता है और जो भी इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट्स की अराउंड द वर्ल्ड, उसको यहाँ पर मेज़र किया जाता है इस इंडेक्स में। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस इसको रिलीज करता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इंडिया का रैंक है 49, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 of UNFCCC which was postponed in 2020 due to COVID-19 is going to take place in November 2021 in which of the following city। So कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये किस सिटी में होने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मैड्रिड, वियना या फिर ग्लासगो। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 ग्लासगो। ठीक है, सो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है ये ग्लासगो में होने वाली है। अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने कहा है, उन्होंने एक ऑफर किया है कि जो कोप 28 होगी वो हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अबू धाबी में 2023 में। तो ये होनी है या नहीं ये नहीं पता, इन्होंने अभी ये ऑफर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। और कोप 26 जो है ये पोस्टपोन हो गई थी 2020 में, और अभी 2021 में ये होने वाली है ग्लासगो, जो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है यूएनएफसीसीसी की। जो कोप है इसकी मीटिंग हर साल होती है, पार्टीज मीट करती हैं किसी न किसी कंट्री में, वहाँ पर डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, जो पहली कोप थी यूएनएफसीसी की 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। ओके, next question is, what was the theme of International Day of Biological Diversity 2021 celebrated each year on May 2022? सो मई 22 को हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस साल की थीम क्या थी ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सेकेंड इज आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, थर्ड ऑप्शन इज आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड एंड आवर हेल्थ, एंड फोर्थ इज सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सो हर साल मई 22 को हम याद रखना है, हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस साल की जो थीम थी वो थी बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशंस। ये जो स्लोगन था ये चूज किया गया था पिछले साल की जो थीम थी अवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, उसी के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ये जो बाकी थीम्स मैंने दी हैं ये उसके पहले वाले ईयर्स की हैं, ये 2019 की है और ये 2018 की है। ठीक है, इस साल की थीम आपने मेनली याद रखनी है बी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। Next question is, consider the following statements about a scheme युवा launched by Ministry of Education and mark the correct answer. So एक स्कीम लॉन्च हुई थी युवा, इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है, द स्कीम सीक्स टू मेंटर ऑथर्स अंडर द एज ऑफ 30 एंड ट्रेन देम टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग ग्लोबली। सेकंड स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ युवा। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। युवा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि जो भी 30 की एज के अंडर में जो भी ऑथर्स हैं उनको हम ट्रेन कर सकें, जो भी रीडिंग और राइटिंग का कल्चर है, बुक कल्चर है, कंट्री में प्रमोट हो, जो भी हमारी इंडियन राइटिंग्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें इंडिया में भी और ग्लोबली भी। इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा। इसमें 50,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाएगी ऑथर्स को फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और नेशनल बुक ट्रस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन युवा की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, और स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is, from the option given below, select the scheme which has been launched to focus on developing the skills of college students and teachers in the domain of cyber security. तो टीचर्स और स्टूडेंट्स की साइबर सिक्योरिटी डोमेन में स्किल डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन हैं ई यंत्र, ई सुरक्षा, ई सक्षम या फिर ई कवच। सो कौन सी स्कीम है जिसे साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च किया गया है? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ई सक्षम। ई सक्षम इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड साइबर पीस फाउंडेशन। इन तीनों ने मिलकर ई सक्षम को लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ है कि जो भी हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनमें हम स्किल डेवलप करेंगे इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर 5 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। टोटल 4 लेवल्स इसके रहेंगे। तो याद रखना साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है इसका नाम है ई सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन टेकोटे करंटली सेंटर्ड ओवर लक्षद्वीप इंटेंसिफाइड इनटू साइक्लोन स्टॉर्म, द नेम टेकोटे इज गिवन बाय विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली टेकोटे नाम का साइक्लोन आया था, तो इस नाम को किस कंट्री ने दिया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। तो ये जो नेम्स होते हैं साइक्लोन्स के, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन नाम्स को अपने पास रखती है, ये लिस्ट इनके पास में होती है। जो टेकोटे नेम है ये म्यांमार ने दिया है। तो जो भी नेमिंग होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ये स्टार्ट हुई थी सितंबर 2004 में। नेम देना साइक्लोन्स को शुरू हुए थे, और जितने भी ये नेम्स हैं ये 8 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, जिसमें इंडिया भी है। वो इन सभी नामों को देते हैं। सभी कंट्रीज, जितनी भी ये 8 कंट्रीज हैं, वो अपने अपने नाम जो है वो WMO को देती है, और वो सीरियल वाइज वहाँ से नेम को पिक कर लेते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग यहाँ पर होती है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा साइक्लोन जो है वो कब आया था और उसका क्या इम्पैक्ट था। तो स्टडी करने के पर्पज से हमने यहाँ पर नेम्स जो है दिए हैं, इसलिए नेमिंग होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड मार्क द करेक्ट आंसर्स। दो स्टेटमेंट्स दी हैं आपको यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5 एवरी ईयर बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 वाज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये जून 5 को सेलिब्रेट हम करते हैं हर साल, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट ये कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। हमारी 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is India has set the target to achieve blending of 20% ethanol in petrol by which of the following year? So India ने कौन से ईयर तक टारगेट सेट किया है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर देंगे। आपके ऑप्शंस हैं 2022, 2025, 2030 या फिर 2035। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 2025। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है अपने इस टारगेट को एडवांस कर दिया है। पहले कहा गया था कि 2030 तक हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल की पेट्रोल में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2025 तक ही इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी रिलीज की थी जिसका नाम है रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025। तो याद रखना है पहले 2030 था, अभी 2025 गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SDG इंडेक्स इन इंडिया लॉन्च्ड बाय। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया जाता है भारत में, उसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिसर्च या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो कौन लॉन्च करता है SDG इंडेक्स को? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग। सो थर्ड एडिशन इस बार लॉन्च किया गया है SDG इंडेक्स का। तो इसमें सबसे टॉप पे जो स्टेट रही है दैट इज केरला, जिसको 75 यहाँ पर स्कोर मिला है। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश रही है, और साथ में तमिलनाडु भी है जिनका 74 यहाँ पर स्कोर है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगी, और नीचे की तरफ से हम देखें तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर मिलेंगी बिहार, झारखंड एंड असम। ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रही हैं SDG इंडेक्स में, ठीक है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर 4 तरह के जो लेवल्स होते हैं उनमें क्लासीफाई किया जाता है। जिनका स्कोर 0 से 49 में आता है उसको एस्पिरेंट कहते हैं, 50 to 64 आता है तो उसे हम परफॉर्मर कहते हैं, 65 to 99 आता है तो उसे हम फ्रंट रनर कहते हैं, और 100 अगर किसी का स्कोर आ जाए तो उसको हम अचीवर कहते हैं। 100 तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जो टॉप की स्टेट्स हैं ये आपको फ्रंट रनर की कैटेगरी में यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सो टॉप स्टेट्स कौन सी हैं, कौन इसको रिलीज करता है, और क्या इसके जो लेवल्स हैं जिनके बेस के ऊपर स्कोर दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। Next question is with reference to QS World University ranking, which of the following are the indicators that are used in ranking of institutions? So कौन कौन से indicators use होते हैं QS World University ranking में? Academic reputation, level of entrance exam, international faculty ratio, national student ratio and employer reputation. So कौन कौन से हैं यहाँ से जो आते हैं indicators में QS World University ranking में आपको बताना है। So क्या होगा इसका right answer?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 ए, सी एंड ई। तो ए है एकेडमिक रेप्यूटेशन, लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम नहीं आएगा। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, जी हाँ ये भी होता है। नेशनल स्टूडेंट रेशियो नहीं होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन ये भी होता है। सो ए, सी, ई हमारा आंसर होगा। टोटल 6 इंडिकेटर्स होते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, याद रखना है इसको। एकेडमिक रेप्यूटेशन, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ठीक है। तो इन 6 इंडिकेटर्स के बेस के ऊपर रिलीज होती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। Our last question is, Union Cabinet has approved Deep Ocean Mission to conduct study on biodiversity, impact of climate change and to establish an offshore marine station in order to explore source of thermal energy. So thermal energy के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए एक डीप ओशियन मिशन जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। तो इसे प्रपोज कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी एक मिशन अप्रूव किया है जिसका नाम है डीप ओशियन मिशन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने प्रपोज किया था। इसका पर्पस रहेगा कि जो भी हमारे ओशियन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी करना, उसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको स्टडी करना, एक ऑफशोर मैरीन स्टेशन को सेटअप करना, और जो भी हमारी थर्मल एनर्जी के सोर्स हमारे ओशियंस में हैं उनको एक्सप्लोर करना। ये इस पर्टिकुलर मिशन का पर्पस रहेगा जिसका नाम है डीप ओशियन मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर का तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।